Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Ikra Khan, CTI Computer Science from Government Degree College for Women, Dipalpur. चैप्टर नंबर 1 डेटाबेसेस. हम डेटाबेस के बारे में पढ़ रहे थे कि डेटाबेस क्या होती है. तो आज उसके हम नेक्स्ट 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस, टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेसेस कि हम जब कोई डेटाबेस बनाते हैं तो हमें डेटाबेस बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, हम डेटाबेस को ही क्यों बना रहे होते हैं. अब हम अपना डाटा फाइल सिस्टम में भी तो स्टोर कर सकते हैं, तो डेटाबेस ही हमने क्यों बनानी है. आज हम वो देखेंगे. डेटाबेसेस के बेसिकली 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं. फर्स्ट हमारे पास है डाटा इंटीग्रेशन, सेकेंड है डाटा इंटेग्रिटी, थर्ड है डाटा इंटरडिपेंडेंसी. डाटा इंटीग्रेशन जैसे कि नाम से ही जाहिर है डाटा को इंटीग्रेट करता है. अगर हम फाइल सिस्टम की बात करते हैं तो डाटा डिफरेंट फाइल्स में मौजूद होता है. उस डाटा को एक्सेस करना हमारे लिए मुश्किल होता है, उसको डाटा को उसमें स्टोर करना मुश्किल होता है, और वो फाइल इंडिपेंडेंट होती हैं, उनका आपस में कोई लिंक नहीं होता. तो अगर हम डाटाबेस की बात करें तो उसमें जो फाइल्स होती है वो भी डिफरेंट, जो डाटा होता है वो भी डिफरेंट फाइल्स में ही मौजूद होता है. वो फिजिकली डिफरेंट लोकेशन से भी मौजूद होता है, वो डिफरेंट कंट्रीज में भी हो सकता है, वो डिफरेंट सिटीज़ में भी हो सकता है. लेकिन जब हम अपने डाटा के ऊपर कोई भी प्रोसेस अप्लाई करते हैं या डाटा के ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो लॉजिकली डाटा एक ही जगह पे मौजूद होता है. तो डाटाबेस में क्या होता है कि डाटा को इंटीग्रेट किया जाता है, उसे सेंट्रलाइज किया जाता है लॉजिकली कि वो बज़ाहिर एक जगह पे नजर आए, लेकिन फिजिकली वो डिफरेंट जगह पे मौजूद होता है. कि जब भी हम अपने डाटा के ऊपर कोई भी प्रोसेस अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो इतनी तेजी से काम हो रहा होता है कि वो लग ऐसे रहा होता है जैसे कि डाटा लॉजिकल होता है. तो डाटा इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है कि वो डाटा को इंटीग्रेट करता है, डिफरेंट जगह पे मौजूद हमारा जो डाटा होता है उसको इकट्ठा करता है, उनके दरमियान में लिंक्स क्रिएट करता है. नेक्स्ट हमारे पास है डाटा इंटेग्रिटी. डाटा इंटेग्रिटी में क्या होता है कि हम चेक कर रहे होते हैं कि जो डाटा डाटाबेस में स्टोर हो रहा होता है वो कितना रिलायबल है, वो कितना एक्यूरेट है. अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो अब जब भी कोई स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हम सेव करते हैं डाटाबेस में तो उसकी डिफरेंट फाइल्स बन रही होती है. फॉर एग्जांपल उसका एडमिशन फॉर्म हो जाएगा. उसके अलावा अगर वो लाइब्रेरी से बुक ले रहा है तो उसका लाइब्रेरी में उसका अलग रिकॉर्ड होगा. मतलब एक स्टूडेंट की डिफरेंट फाइल्स हमारे डाटाबेस में मौजूद है. उसकी फीस वाली फाइल हो जाएगी. तो अगर हम स्टूडेंट के डाटा को अपडेट कर रहे हैं, मीन अगर उसका एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो वो एक फाइल में अगर हम करते हैं तो बाकी भी उस स्टूडेंट से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हमारे डाटाबेस में मौजूद हैं उसका रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए. तो अगर हम फाइल सिस्टम की बात करें तो इसमें ये काम नहीं होता. उसमें हमें हर फाइल में खुद ब खुद डाटा चेंज करना पड़ता है. लेकिन डाटाबेस में अगर हम एक फाइल में अपने डाटा को चेंज करते हैं तो बाकी जितनी भी फाइल हैं उससे रिलेटेड रिकॉर्ड जहां भी मौजूद पड़ा है वो सब सारा का सारा खुद ब खुद चेंज हो जाता है. तो इसे हम डाटा की कंसिस्टेंसी भी कहते हैं कि डाटा एक्यूरेट चेंज हुआ है या नहीं हुआ. तो इससे हमारी डाटाबेस की जो क्वालिटी होती है वो भी इनहांस हो जाती है. तो ये हमारे पास डाटा इंटेग्रिटी होती है कि अगर हम किसी भी एक फाइल में किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं उससे रिलेटेड रिकॉर्ड जितनी भी फाइल्स में मौजूद है वो सारा चेंज हो जाता है. नेक्स्ट हमारे पास है डाटा इंटरडिपेंडेंसी. डाटा इंटरडिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि जो हमारा प्रोग्राम्स हैं, जो उसकी डाटाबेस हम बना रहे होते हैं, इंटरडिपेंड होती हैं, वो डिपेंड नहीं करती. मतलब अगर हमने कोई एप्लीकेशन बनाई है तो हम अपनी एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं तो उससे हमारी डाटाबेस के फॉर्मेट्स पर कोई भी असर नहीं होता. कि अगर हम पहले हमने एक फाइल बना ली है, एक हमने स्ट्रक्चर बनाया, उसकी डाटाबेस क्रिएट की है, तो उस फाइल का हम कोई और स्ट्रक्चर देना चाहते हैं तो जब हम उसको नए स्ट्रक्चर में तब्दील करेंगे तो हम पिछली ही डाटाबेस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें नई डाटाबेस बनाने की ज़रूरत नहीं होती. अगर देखा जाए तो डाटाबेस अप्रोच प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ डाटा इंडिपेंडेंसी. कि डाटा इंडिपेंड होता है. इसमें कि जो डाटा और एप्लीकेशन होते हैं वो सेपरेट होते हैं. इन दोनों ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे होते. कि अगर हम उसकी एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर्स को चेंज करते हैं तो डाटा के ऊपर कोई भी अमल नहीं होगा. हम जब उसको चेंज कर रहे हैं, अगर हम उस पर कोई नया स्ट्रक्चर अप्लाई कर रहे होते हैं तो हम उसी डाटा को उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं.
नेक्स्ट हमारे पास है डेटाबेस मॉडल। डेटाबेस मॉडल क्या होता है कि हमने देखा कि डेटाबेस में हम अपना डाटा स्टोर करते हैं। तो हम जब डाटा को स्टोर करना चाहते हैं तो हम किसी एक मेथड को यूज़ नहीं करते, हम अपने डाटा को स्टोर करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं। तो उसको हम डाटाबेस मॉडल कहते हैं। डाटाबेस मॉडल हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि हम अपने डाटा को किस तरह स्टोर करें, हमारा डाटा किस टाइप का है, किस किस्म का है, उसको स्टोर करने के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर लें। बेसिकली ये सेट ऑफ रूल एंड स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि ये डिफाइन करते हैं कि हम डाटा को ऑर्गेनाइज किस तरह करें। तो इसको हम बेसिकली डाटा का व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। तो डाटा टाइप्स की बेसिक 3 मॉडल्स हैं हमारे पास। फर्स्ट हमारे पास है हायरार्किकल मॉडल, सेकंड नेटवर्क मॉडल, थर्ड रिलेशनल मॉडल। हमने जो सेकंड ईयर की बुक में पढ़ना है बेसिकली वो सारा का सारा रिलेशनल मॉडल्स के बारे में ही है कि मतलब हम आगे चैप्टर्स में जब डाटाबेस क्रिएट करेंगे अपनी खुद, तो वो हम सारे रिलेशनल मॉडल्स को यूज करते हुए बनाएंगे। तो हायरार्किकल मॉडल और नेटवर्क मॉडल की जस्ट हम देखेंगे कि ये क्या होता है। फर्स्ट हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल जैसे नाम से जाहिर है कि हायरार्की इसमें पाई जाती है कि लेवल्स में हम डिवाइड करते हैं अपने डाटा को। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा जो एक रिकॉर्ड होता है उसके आगे हम सब डिवीजन करते हैं, हम उनके लेवल्स बनाते जाते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक ही पेरेंट्स होता है हर चाइल्ड का। एक पेरेंट्स के डिफरेंट चाइल्ड्स होते हैं लेकिन हर चाइल्ड का एक ही पेरेंट्स होता है क्योंकि उनमें एक हायरार्की लेवल मौजूद होता है। जो टॉप और इसमें जितनी भी हमारी एंटिटीज होती हैं जिनके रिलेटेड हम डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं उन्हें हम यहाँ पे रूट्स कहते हैं। उन्हें हम जो हमारी टॉप होती है वो हमारे पास बेसिकली रूट होती है, इसे हम रूट्स कहते हैं जो टॉप पे एंटिटी होती है। और जितनी भी हमारी एंटिटीज होती हैं उसे हम नोड कहते हैं। तो टॉप जो मोस्ट हमारे पास एंटिटीज होती है उसे रोड्स कहते हैं और फर्दर उनके डिफरेंट चाइल्ड होते हैं। फर्स्ट हमारे पास इसमें रूट्स होता है और सब आगे उसके डिफरेंट चाइल्ड होते हैं। लोअर लेवल्स के जो होते हैं वो भी उनके चाइल्ड होते हैं। तो हायरार्की लेवल्स में हमारे पास एक हायरार्की पाई जाती है, इसे हम इन्वर्टेड ट्री भी कहते हैं क्योंकि ये पूरी की पूरी एक ट्री की शक्ल में आती है। जैसा कि इस डायग्राम में है कि फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक एंटिटी है और इसे हम रूट्स कहेंगे जहाँ से बेसिकली स्टार्ट हो रही है। इस एंटिटी के आगे सब 2 चाइल्ड हैं, एंटिटी 2 और एंटिटी 3, और एंटिटी 2 के नेक्स्ट 2 चाइल्ड हैं। अगर हम देखा जाए तो इसमें हर चाइल्ड का एक ही पेरेंट्स मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास है नेटवर्क मॉडल्स। नेटवर्क्स नाम से जाहिर है कि लिंक क्रिएट करते हैं कि हमारे पास जितनी भी एंटिटीज होंगी उन सब का आपस में हम लिंक क्रिएट करते हैं। ये हायरार्की मॉडल के सिमिलर होती है, लेकिन हायरार्की मॉडल में हमारे पास डाटा को ऐड करना मुश्किल होता है, उसका स्ट्रक्चर इजी होता है। लेकिन अगर नेटवर्क मॉडल्स की बात करें तो नेटवर्क मॉडल्स में इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन हम इसमें नए डाटा को अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो हमारे लिए इजी होता है। दूसरी इसकी डिफरेंस इस बात से है कि नेटवर्क मॉडल में एक चाइल्ड के डिफरेंट पेरेंट्स हैं और डिफरेंट पेरेंट्स के डिफरेंट चाइल्ड यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो चाइल्ड नोड्स को हम एरो से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और इसकी जो डायग्राम होती है वो भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। जैसे अगर हम देखें इसमें हमारे पास सबसे पहले एंटिटी 1 है और अगर एंटिटी 1 के आगे चाइल्ड एंटिटी 2 है और एंटिटी 1 का एक चाइल्ड एंटिटी 3 है। इसी तरह अगर देखा जाए तो एंटिटी 3 का जो पेरेंट्स है वो एंटिटी 4 भी है और एंटिटी 3 का जो पेरेंट्स है वो एंटिटी 1 भी है। इसी तरह अगर हम एंटिटी 3 की बात करें तो एंटिटी 3 का जो चाइल्ड है वो एंटिटी 5 है और एंटिटी 3 का चाइल्ड एंटिटी 6 भी है। तो एंटिटी 6 की बात करें तो इसका एक पेरेंट्स एंटिटी 4 है और एंटिटी 6 का दूसरा पेरेंट एंटिटी 3 है। मीन हायरार्की मॉडल में हमने ये देखा था कि हर चाइल्ड का एक पेरेंट्स होता है, लेकिन नेटवर्क मॉडल्स में एक चाइल्ड के डिफरेंट पेरेंट्स भी मौजूद होते हैं। लास्ट वन हमारे पास है रिलेशनल मॉडल जो कि हम आगे इसका पढ़ेंगे भी। रिलेशन बेसिकली हम टेबल्स को कहते हैं। हमने अपना जितना भी डाटा स्टोर करना होता है वो हम सारा टेबल्स की फॉर्म में करते हैं।
आजकल जितना भी काम परफॉर्म होता है वो टेबल्स की शक्ल में परफॉर्म होता है, क्योंकि टेबल्स हमारे पास फ्लेक्सिबल मौजूद होते हैं। इसमें ये मोर फ्लेक्सिबल डाटा होता है। जो हमारे पास टेबल्स की रिलेशंस हैं, उसको रिलेशंस को हम टेबल्स की एज अ टर्म के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास रिलेशन को हम पर्टिकुलरली एक एंटिटी भी कहते हैं कि फ़र्ज़ करो कि अगर हमारे पास कोई 10 टेबल्स में हमने डाटा को स्टोर किया हुआ है, तो हम उनमें से डाटा को फेच करना चाहते हैं, तो हम एक और इंडेक्स के नाम का टेबल बनाएंगे जिसमें कोई हम एक ऐसी चीज़ एंटर करेंगे जो सारे टेबल्स में से उसके रिपोर्ट को ईजिली फेच कर ले। तो जब हमने अपना कोई भी डाटा एक्सेस करना है तो हम 10 के 10 टेबल्स को रीड नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपना इंडेक्स वाला टेबल देखेंगे और उसमें से हमने जो भी डाटा लेना है हम उससे रिलेटेड उसको फेच करेंगे। और नेक्स्ट हम अपना रिलेशनल मॉडल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। अगर अब इसकी डायग्राम्स को देखा जाए तो एंटिटी 1 एंटिटी 2 से रिलेट कर रही है, एंटिटी जो 2 है वो एंटिटी 3 से इसका रिलेशन है। इसी तरह एंटिटी 4 का एंटिटी हमारे पास जो एंटिटी 4 है उसका एंटिटी 2 के साथ है। हम हर एंटिटी का एक दूसरी एंटिटी के साथ उसका रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं, इनके अंदर लिंक क्रिएट करते हैं, टेबल्स के जरिए इनमें डाटा स्टोर होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।